नमस्कार साथियों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज हिंदी भाषा के उन चुनिंदा प्रश्नों को तैयार किया है जो आपकी परीक्षा में संभावित हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाने का प्रयास किया है जिससे आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो सकें, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक को समझने में मुश्किल हो रहा है ताकि आसान शब्दों में मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। सही आंसर है वर्ण। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। सही आंसर है 3। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो स्वर हैं वो हिंदी में 3 तरह के होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे ओ, ई, ऊ, ओ। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में अधिक समय लगता है वे स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, औ। और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें बोलने में और ज़्यादा समय लगता है, जैसे राम शब्द बोलते तो हम कहेंगे जैसे राम। जैसे आपने देखा होगा एस एस बना होता है किसी शब्द के अंतर में, उसे आ की साउंड में पढ़ते हैं, वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसलिए हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। सही आंसर है अयोगवाह। अब आपको बताते हैं अयोगवाह क्या हैं। वे ध्वनियाँ जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद होता है, जैसे आ, ई, ऊ, औ के बाद होता है और व्यंजनों से पहले होता है, तो वे स्वर अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और आह अयोगवाह हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, श, स, सा, आ, व, स, या, र, ला। सही उत्तर है ऑप्शन 2 श, स, सा। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी लगती है, वे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है अ, आ, सेकंड है क, ग, थर्ड है य, ध, फोर्थ है फा, भा। सही आंसर है सेकंड ऑप्शन का, ग। जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा 5वां व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है, जैसे क, ग। अगला है च, ज। इस तरह से जिनके बोलने में कम हवा निकले वो अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। पहला है जाह्नवी, सेकंड है जहानवी, थर्ड है जाह्नवी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है थर्ड जाह्नवी। आप सोच रहे होंगे सेकंड और थर्ड वर्ण देखने में एक जैसे हैं, फिर थर्ड ही क्यों चुना? तो आइए जानते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो सेकंड में जो हा है वो पूरा बना हुआ है और थर्ड में जो हा है वो हलंत के साथ है, इसलिए जाह्नवी में हा आधा बनता है और ना पूरा बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। पहला ऑप्शन है दीर्घायु, सेकंड ऑप्शन है दीर्घायु, थर्ड है दीर्घायु, फोर्थ है दीर्घायु। सही ऑप्शन है दीर्घायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है
प्रज्वलित, 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 प्रज्वलित। सही ऑप्शन 1 है प्रज्वलित। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द छांटिए। अंतर्भाव, अंतर्राष्ट्रीय, अंतदेशीय, अंतद्वंद। सही आंसर है अंतर्भाव, फर्स्ट ऑप्शन। अशुद्ध शब्द छांटिए। 5वां, 19वीं, ज्योत्सना, वाङ्मय। सही आंसर है थर्ड। ज्योत्सना गलत तरीके से लिखा गया है। ज्योत्सना को सही लिखने का तरीका है आधा ज, यो, आधा त, स और न, ज्योत्सना। अगला प्रश्न है वाक्य के घटक या अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, सेकंड कर्ता और क्रिया, थर्ड है कर्म और क्रिया, फोर्थ है कर्म और विशेषण। सही आंसर है वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आपको बता दें उद्देश्य और विधेय होते क्या हैं। जब आप वाक्य देखते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्य है राम खेलता है, तो राम है उद्देश्य और खेलता है विधेय, यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य जो कार्य कर रहा होता है उसे विधेय कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के केवल 2 ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सही आंसर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आपने इसमें देखा कि वह लाचार है, वह अंधा है। दोनों को वाक्यों को अलग अलग करें तो दोनों ही प्रधान वाक्य हैं, लेकिन दोनों को जब जोड़ा गया है तो वो संयुक्त रूप में दिखाए गए हैं। अगला है वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। यह वाक्य है नंबर 1 मिश्र वाक्य, नंबर 2 सरल वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अभी हमने प्रश्न नंबर 12 में इसी पर चर्चा की थी, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 8, 10, 3 या 4। सही आंसर है 8। इसमें बता दूं मैं आपको, जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर उसके प्रकार हैं विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र वाक्य को पहचानिए। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वाह, आप MP हो गए। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। इसका सही उत्तर है उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। मिश्र वाक्य क्या हैं? वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। उसने कहा, तो उसने कहा हो गया आपका साधारण वाक्य और उसी पे आधारित है। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि आज छुट्टी हो जाएगी, यानी कि आज छुट्टी हो जाएगी ये पहले वाक्य पर अधीन था, इसीलिए उसको मिश्र वाक्य कहा गया है। अगला प्रश्न है अल्प विराम का प्रयोग किस में अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला। नेहरू ने कहा था आराम हराम है। बस अब आप रहने भी दें। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। इसका सही आंसर है बस अब आप रहने भी दें। इसमें करेक्शन होगा कि बस के बाद आपका अल्प विराम आएगा और अब आप रहने भी दें शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है
आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो हल्का सा डैश का चिन्ह है वो चिन्ह क्या कहलाता है? अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? सही आंसर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाना होता है योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे माँ बाप, तो माँ और बाप के बीच में जो चिन्ह लगा वो योजक चिन्ह कहलाता है। इसी तरह से चाचा ताऊ, चाचा और ताऊ के बीच में जो डैश वर्ड लगा उसे योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या अर्धविराम चिन्ह? इसका सही आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी कि जब हम किसी भी घटना को सुनकर हंसते हैं या चौंक जाते हैं या एकदम से शोक में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा हो गया, इस तरह की जब भावना आती है, अभिव्यक्ति आती है, वे चिन्ह होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रा, बी, शर्मा, भा, जा, पा, PhD में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि रा, बी, शर्मा सबके बाद में आपका डॉट का चिन्ह लगा हुआ है। उस डॉट चिन्ह को हम किस तरह से जानते हैं? उस चिन्ह को हम कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन 1। किसी नाम, पद या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मेरे वश में होता तो मैं इन सबको डैश 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 इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह के अतिरिक्त किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? लाघव चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह, तारक चिन्ह? सही आंसर है लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी अंश को कम महत्वपूर्ण जानकर या स्थानाभाव अथवा समयाभाव के कारण लिखना आवश्यक नहीं समझा जाता तो उसे लोप चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य? इसका सही आंसर है सत्य, ऑप्शन 4। मिथ्या का अर्थ ही होता है झूठ, तो झूठ के लिए जो विलोम होगा वो होगा सत्य। अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शंस हैं व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित? सही आंसर है संश्लेषण, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? ऑप्शंस हैं अंधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक, अंधीन? इसका सही आंसर है अत्यल्प। अत्यल्प यानी कि बहुत कम। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जोड़ा गलत लिखा हुआ है विलोम के रूप में, वो आपको चुनना है। ऑप्शंस हैं इष्ट, अनिष्ट। अगला है छल, निश्छल, उत्कर्ष, निष्कर्ष, सानुनासिक, निर्नुनासिक? सही आंसर है उत्कर्ष और निष्कर्ष, ऑप्शन 3। उत्कर्ष का उल्टा निष्कर्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। ऑप्शंस हैं अंत, सूक्ष्महीन, स्थूल, अस्थूल? आंसर है स्थूल। सूक्ष्म होता है बहुत छोटा और स्थूल होता है बहुत बड़ा। अगला प्रश्न है, विप्र का समानार्थक शब्द है। ऑप्शंस हैं निर्धन, धनी, ब्राह्मण, सैनिक? तो विप्र का समानार्थक, समान जो अर्थ देता है उसे समानार्थक कहते हैं और इसका सही उत्तर है ब्राह्मण, ऑप्शन 3। नौका शब्द का पर्याय बताइए। ऑप्शन है तिया, तरंगणी, तरी, तरणिजा? ऑप्शन है आपका तरी।
ऑप्शन 3। इसके अतिरिक्त नौका के अन्य पर्यायवाची भी हैं। इसके हैं जैसे जलयान, नैया, कश्ती, नाव, डोंगी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। सही आंसर है 4 यामिनी। बाकी सब जो आप ऊपर देख रहे हैं वे सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी का अर्थ होता है रात, इसलिए सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। ऑप्शंस हैं आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, बर्ताव और निर्णय, विचार और राय। सही आंसर है आचार और विचार, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं अंबुज, पयोधी, अंबुधि, पयोद। सही आंसर है पयोद, ऑप्शन 4। अंबुज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला। पयोधी का अर्थ होता है सागर या समुद्र। अंबुधि का भी अर्थ होता है सागर या महासागर। इसलिए बादल का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पर पयोद। अगला प्रश्न है, अपेक्षा उपेक्षा शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपको यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक आपका चयन करना है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं ग्रहण और त्याग, आशा और तिरस्कार, तिरस्कार और अवहेलना, दूर और निकट। तो अपेक्षा और उपेक्षा शब्द के जो भेद हैं उसमें आंसर है आपका आशा और तिरस्कार, जो ऑप्शन 2 है। अभिराम अविराम शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम और अविराम शब्द के अर्थ देखते हुए आपके ऑप्शंस हैं प्रातःकाल, सायंकाल, सुंदर, लगातार, लगातार, सुंदर, सामर्थ्य, उन्नति। सही आंसर है ऑप्शन 2 सुंदर और लगातार। अभिराम कहते हैं सुंदर को और अविराम कहते हैं लगातार को। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अमर अमराई, दूसरा है कपड़ा सिलाई, तीसरा है वस्त्र अत्यधिक और चौथा है आकाश एक फल विशेष। आंसर है ऑप्शन 4 आकाश एक फल विशेष। अंबर का अर्थ है आकाश और अंबार का अर्थ है एक फल विशेष। अगला प्रश्न है, इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शंस हैं प्रारंभ विघ्न, सेकंड है समाप्त विघ्न, थर्ड है विघ्न समाप्त, फोर्थ है समाप्त शुभ। इसमें सही आंसर है आपका 2 समाप्त विघ्न। इति का अर्थ होता है समाप्त और इति का अर्थ होता है विघ्न। अगला प्रश्न है, पर्जन्य परिजन युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शंस हैं अन्न उगाना, आत्मीय जन, मेघ परिवार के लोग, सिंचाई उपकार करना। और फोर्थ ऑप्शन है आत्मीय जन और सामाजिक लोग। सही अर्थ है ऑप्शन 2 मेघ परिवार के लोग। पर्जन्य का अर्थ होता है मेघ और परिजन का अर्थ होता है परिवार के लोग। ये शब्द युग्म जो होते हैं वो देखने में कई बार एक जैसे अर्थ देते हैं, लेकिन इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शंस हैं पुरुष, नारी, गुरु, धैर्य। सही आंसर है धैर्य। इसमें हम चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुरुष जातिवाचक है, नारी भी जातिवाचक है, गुरु भी जातिवाचक है, परंतु धैर्य एक भाववाचक है। भाव यानी कि जो आप महसूस करते हैं, इसलिए धैर्य शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सही आंसर है थर्ड, देशवाचक संज्ञा। देशवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं होती है। संज्ञाओं में 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यदि आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? पहला है कुत्ता पिल्ला, दूसरा है नगर जयपुर, तीसरा है पर्वत हिमालय, चौथा है स्त्री श्वेता। इसका सही आंसर है कुत्ता पिल्ला। इस पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले जो शब्द हैं वो सब जातिवाचक हैं। पहले ऑप्शन में कुत्ता, सेकंड में नगर, थर्ड में पर्वत और फोर्थ में स्त्री। ये सारे वाक्य जातिवाचक हैं। और व्यक्तिवाचक में जो किसी व्यक्ति को बताते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताते हैं, जगह के विषय में बताते हैं, शहर के विषय में बताते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। आप अन्य ऑप्शंस में देख रहे हैं कि जयपुर एक शहर का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, श्वेता एक स्त्री का नाम है, लेकिन पिल्ला किसी कुत्ते का नाम नहीं है। इसलिए जो आपका गलत आंसर है या गलत ऑप्शन है वो है कुत्ता पिल्ला। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शंस हैं लड़का, सेना, श्याम, दुख। सही आंसर है लड़का। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी आपको कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका ऑप्शन आप कमेंट में बताइए कि सही में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, लता गीत गाएगी। इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शंस हैं संभाव्य भविष्यत्काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल या सामान्य भूतकाल। सही आंसर है सामान्य भविष्यत्काल, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। यह कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल, पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल। सही आंसर है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन 1। भूतकाल में कोई कार्य जारी था तो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। बच्चे खेल रहे थे यानी कि उनके खेल का जारी रहने का बोध होता है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह प्रतिदिन योग करता है। वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शंस हैं सामान्य भविष्यत्काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सही आंसर है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन 4। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल। इसका सही आंसर है सामान्य वर्तमान काल। इस पर चर्चा करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल है क्या। जो कार्य नियमित रूप से होता है वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा कि वह प्रतिदिन योग करता है, और इस प्रश्न में भी देखा कि वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। तो नियमित रूप से जो कार्य किया जाता है उस वाक्य को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल। इसका सही आंसर है पूर्ण भूतकाल, यानी कि कक्षा में अध्यापक आ चुके थे, कार्य समाप्त हो चुका था। अगला प्रश्न है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस हैं सा, सु, सम, स्वर। तो सही आंसर है आपका सु। जब हम विच्छेद करते हैं स्वागत का तो लिखते हैं सु प्लस आगत। जो विच्छेद के बाद जब हम संधि करते हैं तो सु और आ बन के स्वा बन जाते हैं,
इस प्रकार शब्द बनता है स्वागत। तो उपसर्ग है यहाँ पर सु, ऑप्शन 2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस हैं अभ्य, अभी, अभ्या। सही आंसर है अभी, ऑप्शन 3। ये बनता है आपका अभी प्लस आगत। तो आपका जो भी का ई है और जो आगत का आ है वो मिलके बन जाते हैं या। इस प्रकार अभ्यागत शब्द बनता है और अभी इसका उपसर्ग है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ ठाकुर, मुंशी प्रेमचंद। सही आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है बीजक किस संत कवि की रचना है? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर है कबीरदास। अगला और अंतिम प्रश्न है साकेत के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, गोस्वामी तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 4। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे बताइए कि अगला विषय आपको किसको पढ़ना चाहेंगे ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।